सीताराम दोस्तों, हमारा टॉपिक है प्राथमिक क्रियाएं। हम देखते हैं निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है जो रोपी जाए। गेहूं रोपते हो, देखा है? नहीं, गेहूं। वेरी गुड। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? सहकारी कृषि का वो है दोस्तों हमारा अच्छा सा प्यारा सा देश डेनमार्क। फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन। पुष्प उत्पादन, पुष्प माने फूल, उत्पादन खेत उत्पन्न करना। हो गया। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? रोपड़ कृषि का, यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा रोपड़ कृषि का विस्तार किया गया। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि अमेजन बेसिन में नहीं की जाती। किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? भूमध्य सागरीय जो कृषि है वहां पर खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। कौन सी है? याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय कृषि। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? आदिकालीन निर्वाह कृषि। कौन सी एकल कृषि? नहीं है, मिश्रित कृषि। नाम ही जब मिश्रित है नहीं होगा। स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, क्यों बताइए? क्यों नहीं अच्छा है? आज यहाँ की, कल वहाँ की, परसों कहीं और की, फिर वापिस आ गए। अच्छी बात है नहीं ना? समझाता हूँ आपको। स्थानांतरित कृषि में भूमि की उर्वरता समाप्त होते ही उसे छोड़ना पड़ता है और दूसरी भूमि के टुकड़े की वनस्पति को काट कर जलाकर साफ करते हैं। इससे भूमि और पर्यावरण दोनों की हानि होती है। दूसरी तरफ क्या होता है, जिन क्षेत्रों में कृषि का आदिम प्रचलित है वे लोग आज भी आधुनिक प्रौद्योगिकी से परिचित होने लगे हैं। तथा इस प्रकार की जो स्थानांतरित कृषि है अच्छी नहीं है। पर्यावरण को हानि हो रही है, आपको भी हो रही है, भूमि को भी हो रही है। इस प्रकार से बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? भैया बाजारी है वे सब्जी में क्या उगाओगे? फल, सब्जियां, पुष्प उगा जाते हैं। जो मांग व खपत नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, वहाँ पर ऊंची आय वाले उपभोक्ता नगरीय केंद्रों में रहते हैं। उनकी आमदनी अच्छी है, उनकी पेमेंट अच्छी है और उनको उत्पादों जो उगा रहे हैं उनकी अच्छी कीमतें मिल जाती हैं, उनका काम चलाता है। और कृषि के रूप में गहन श्रम तथा अधिक पूंजी की जरूरत होती है। इस प्रकार की कृषि ऐसी नहीं होती नॉर्मल, इसमें अधिक श्रम लगता है, अधिक पैसा लगता है, जिसको पूरा करने के लिए उच्च आय वाले उपभोक्ता ही कर सकते हैं। इसलिए जो बाजारी सब्जी कृषि होती है वो नगरों के समीप लगाई जाती है। विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रशिक्षकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका? डेयरी कृषि, दूध वाली कृषि। बड़े पैमाने पर दुधारू पशुओं को वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है। दूध तथा दूध से बने पदार्थ जल्दी खराब होने वाले पदार्थ हैं, तय इनको उपभोक्ताओं तक पहुंचाना बहुत जल्दी है और हम तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारे पास विकसित यातायात के साधन होंगे और प्रशिक्षकों होंगे, मतलब फ्रीजर होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे और उनको पाश्चुरीकरण करने की सुविधाओं उपलब्ध होगी। इसके बाद क्या हो, इस कृषि का पाश्चुरीकरण कृषि की सुविधा के बाद कृषि का विकास तेजी से होगा और विस्तृत पैमाने पर सहायता भी मिलेगी। चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुधन में क्या अंतर है? चलवासी, वाणिज्य, अंतर नामों समझिए। चलवासी पशुचारण का प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, शस्त्र, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर करता है। पहले मैं चलवासी बताऊंगा। पशुचारक अपनी पानी एवं चारागाहों की खोज मैदानी भागों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते रहते हैं। पशुचारक है पुराने वाले, विभिन्न क्षेत्रों में क्या पशु पाले जाते हैं, वहां जलवायु, प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उपयोगी होते हैं। पशुचारक ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं के साथ ऋतु प्रवास करते हैं। समझ लीजिए, भारत में गुर्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों से और पर्वतीय क्षेत्रों की ओर ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर जाते हैं। इस प्रकार पंजाब प्रदेशों तथा मौसमों में भी ऋतु प्रवास होता है और चलवासी पशुचारकों की संख्या दिन दिन कम हो रही है। ये लोग दूसरे व्यवसाय की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और जो वाणिज्य पशुधन है वो क्या है? चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। पश्चिमी संस्कृति से इन्फ्लुएंस चाहिए। बड़े बड़े फार्म स्थायी होते हैं, वहाँ पे विस्तृत वो करते हैं,
जाल बिछाते हैं, चराई को नियंत्रित करते हैं, सब चीज़ें व्यवस्था करते हैं। पशुधन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। विशिष्ट गतिविधि है, एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े सब पाले जाते हैं। पशुओं का मांस, खाले, ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। यह उत्पाद वैज्ञानिक दृष्टि से संसाधित और डिब्बाबंद कर विश्व बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। पशुपालन को वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करके पशुओं के प्रजनन, नैनिक सुधार, बीमारियों को नियंत्रित करके और उनके स्वास्थ्य पर रोजगार दिया जाता है। वाणिज्य पशुधन को मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। आप दूध लेने आते होंगे, आपकी माता जी चट्टा बोलते हैं हिंदी में। अब एक चट्टे में उसने 50 भैंसें पाल ली और 10 गाय पाली, 60 हो गई गिनती। अब गिनती के 60 हो गई कि नहीं हो गई? अब चट्टा में दूध लेने गई आपकी माता जी। अब चट्टे में क्या देखते, 50 भैंसें 10 गाय हैं, तो उन्होंने क्या किया, दूध बेचा 55 रुपये में। धंधा कर रहे हैं ना वो। अब क्या करेंगे, एक प्रकार से उन्होंने फार्म हाउस खोल दिया। जब फार्म हाउस खोल दिया तो अपनी गाय भैंसों के लिए क्या किया, व्यवस्था की। किसी के लिए पानी की व्यवस्था बढ़िया है, चारा भी आ गया, दूध भी मिल रहा है, मानो भैंसा हो गया, कोई कोई लोग बेच भी देते हैं। और देखोगे तो एक ही प्रकार के पशु रहेंगे, गाय होगी या भैंस होगी या बैल, बहुत लोग घोड़े पालते हैं, ऊन के लिए भेड़ पालते हैं, तो उनसे ऊन मिल जाती है। अब फिर क्या करते हैं, उन लोगों को बेचते हैं। अब तो नमस्ते इंडिया ऐसी संस्थाएं चली हुई हैं, डेयरियाँ जो घर घर आके दूध ले जाती हैं, तो पैसा मिल रहा है ना। तो जो पहला जो पशु चारण था चलवासी, और जो वाणिज्य है, इसमें बहुत अंतर है। अब रोपड़ कृषि की विशेषताएं बताइए। रोपड़ कृषि और भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपड़ फसलों का नाम बताइए। रोपड़ कृषि आइए पश्चिमी संस्कृति का बोलबाला है। एक फसली कृषि है, एक ही फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। इस कृषि के क्षेत्र का आकार बहुत ही विस्तृत है। बागान एवं बाजार विकसित यातायात के द्वारा सुचारू रूप से जुड़े होते हैं। अगर नहीं जुड़े होंगे तो उनका मामला बिगड़ जाता है। कृषि में अधिक उच्च प्रबंध, बहुत अच्छा मैनेजमेंट, पूंजी निवेश, पैसा लगाना पड़ता है। तकनीकी आधार, तकनीकों का उपयोग करना होता है, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे इस कृषि का जो आरंभ हुआ था, यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कौन आते हैं, आप आते हैं स्पेशली, कॉफ़ी, कोको, चाय, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास के पौधे लगाकर किया था। जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे पास इंग्लैंड ने शासन किया, तो उन लोग लाए थे, तो उन्होंने ही रोपड़ कृषि को ज़्यादा ही प्रोत्साहित किया। समझे बात को। और इसमें क्या, रोपड़ कृषि सस्ते किंतु कुशल श्रमिकों के आधार पर ही की जाने वाली कृषि है। ऐसा नहीं कि हमको लगा दोगे किस खेती में हम कर देंगे खेती, नहीं, मतलब कुशल श्रमिक चाहिए जो उसमें पारंगत हो। नहीं तो पता चला चाय की पत्ती का तोड़ना है, तूने पूरा पेड़ ही तोड़ दिया, तो ऐसे नहीं करना है ना। सर फ्रांसीसियों ने क्या किया था, पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोकोआ का पौधा लगाया था फ्रांसीसियों ने। अरे कोकोआ भाई चॉकलेट में मिलता है। अब कोकोआ चॉकलेट से ही बन के आया बेटा, ठीक है। अब चॉकलेट कोकोआ से ही आई है, बहुत कड़वी होती है खाने में। अब ब्रिटेन वासियों ने क्या किया, भारत एवं श्रीलंका में चाय के बाग लगा दिए, मलेशिया में रबड़ के बाग लगा दिए गए, और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बाग विकसित किए गए। ये हुआ। फिर स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बाग लगाए। तो जो नारियल वाले देख रहे हो ना, गन्ना और नारियल, गन्ना, केला, रबड़, चाय, कोको, कॉफ़ी, कपास, अनानास, एक रोपड़ कृषि के एग्जाम्पल है। अब इंडोनेशिया में क्या किया गया, गन्ने कृषि किसने की थी, डच किससे कहते हैं, हॉलैंड वासी होते हैं, उनका एक अधिकार था, उन्होंने लगाया था। तो रोपड़ कृषि क्या है थी, यूरोपियन थी, यूरोपों का प्रभाव था। और ब्राज़ील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बागान है जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, और यूरोप वासियों के ही नियंत्रण में, किंतु वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व इन देशों के अधिकारों तो सरकारों के पास है। अगर आपसे फेजेंडा पूछ दिया जाए तो कुछ कॉफ़ी के बागान हैं ब्राज़ील में जिन्हें फेजेंडा कहते हैं। दोस्तों यही कृषि थी हमारी। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। प्राथमिक क्रिया में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।